नमस्कार साथियों, आपका कल्याण हिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार दीक्षित, मध्य प्रदेश स्कूल व्याख्याता 2018 चयनित 17वीं रैंक 2019 नेट क्वालिफाइड। हम आज हमारे इस YouTube चैनल पर इतिहास विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जो भारतवर्ष के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, संपूर्ण भारत में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो इतिहास का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किया गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? अथर्ववेद में। इतिहास संस्कृत शब्द, संस्कृत में शब्द है इतिहास। इतिहास जिसका विच्छेद करेंगे इति, धन है, धन आस, इतिहास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ऐसा ही है मतलब निश्चित, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आस मतलब था। इतिहास संस्कृत शब्द इति, धन अ, धन आस से मिलकर के इतिहास बनता है। इन तीनों अक्षरों को मिलाकर के इतिहास बनता है। इतिहास, इति मतलब ऐसा ही, है मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब था। हम अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें, अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री। हिस्ट्री लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ है अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान। ये हम अगर इतिहास का अगर सामान्य परिचय देखा जाए, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। संस्कृत शब्द इतिहास, इति, धन अ, धन आस से मिलकर बना है। इति मतलब ऐसा ही, है मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब था। अंग्रेजी शब्द की बात की जाए, अंग्रेजी शब्द की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। इतिहास को हम देखें तो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास और अतीत के बीच अनवरत संवाद। इतिहास
वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद। ठीक है, इतिहास मतलब इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? अतीत मतलब बीता हुआ, बीता हुआ कल, बीता हुआ। अतीत मतलब जो बीत चुका है, आज अभी से जस्ट वर्तमान से पहले का जो समय बीत चुका है वही क्या है? अतीत। अब अतीत में हम क्या सभी घटनाओं को शामिल कर लेते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इतिहास में अतीत की घटनाओं का तो अध्ययन किया जाता है, अतीत की घटनाओं का तो अध्ययन किया जाता है, अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन जो अध्ययन कर रहे हैं उनके क्या हमें एविडेंस मौजूद है, उनके क्या हमें साक्ष्य मौजूद है, उनका क्या क्रमबद्ध अध्ययन, वही चीज क्या आ जाती है? इतिहास। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। अब क्रमबद्ध अध्ययन किस तरीके से कि अगर हम क्रमबद्धता की बात की जाए तो भारत को क्रमबद्धता जो देन है वो यूनानियों की देन है, क्रमबद्धता जो देन है वो यूनानियों की देन है, यूनानियों की देन। क्या है? क्रमबद्धता जो देन है वो हमें यूनानियों की देन है। ये हो गया हमारा क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास क्रमबद्धता तो यहाँ हमें यूनानियों ने दी। उसके बाद हम देखते हैं इतिहास में साक्ष्य भी मौजूद होने चाहिए। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन के साथ में साक्ष्य। हमें क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए। और उन जो क्रमबद्ध अध्ययन है उनका वर्तमान सापेक्ष में उनका क्या, वर्तमान समाज, वर्तमान संस्कृति, वर्तमान जो भौगोलिक स्थिति है उस पर क्या प्रभाव है, उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो साक्ष्य के साथ साथ में क्या हो गया? घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान समय में वह प्रभावी हो। हम देखते हैं कि क्रमबद्धता की अगर बात की जाए तो 1050 के आसपास, 1050 बीसी के आसपास हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। 1050 बीसी के आसपास लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो वहाँ से लोहे के साक्ष्य मिलने से क्या हुआ? औजार बने। ठीक, कृषि प्रारंभ हुई, कृषि प्रारंभ हुई तो अधिशेष की मात्रा आई, यहाँ पर अधिशेष हुआ। तो इस तरीके के जब परिवर्तन, इस तरीके की जो क्रांति, लौह क्रांति आप कह सकते हो, इसे जब लौह पहली बार खोजा गया, जब लौह आया तो लौह क्रांति जिसमें कृषि है, कृषि हुई तो उसका अधिशेष, उस लौह से फिर औजार भी बनने लगे। तो अब हम देखते हैं कि जो क्रमबद्धता अध्ययन है यहाँ पर तो हमने देखा 1050। अब इसके बाद में हम जैसे और आगे चलते हैं, फिर हमें जैन बुद्ध काल आता है, हमें मगध साम्राज्य पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में मौर्य साम्राज्य, फिर हम उसके बाद में आ जाते हैं गुप्त पीरियड, गुप्तोत्तर काल, फिर राजपूत काल, एक पूर्व मध्य काल प्रारंभ हो जाता है, फिर हम सल्तनत काल, फिर मुगल काल, फिर आधुनिक भारत। तो इस तरीके से क्रमबद्धता। अब इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि आज हम यहाँ से 1050 बीसी से स्टार्ट करने की, अगर हम उसको सीक्वेंस प्रदान ना करें, उसको उसका क्रमबद्ध अध्ययन ना करें और हम यहाँ से सीधा मुगल काल पे पहुँचे तो उसमें समझ में आएगा क्या कुछ? आगे अभी फिल्म में कोई सीन चल रहा है, उसके बीच में आप
लड़ाई वाले सीन चल रहे हैं, उसके बीच में आप गाना दे रहे हो, तो वो उसमें क्रमबद्धता हुई क्या? नहीं हुई। तो क्रमबद्ध अध्ययन, उसके साक्ष्य, अब साक्ष्य कौन कौन से होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य की बात की जाए तो साक्ष्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से साक्ष्य कितने प्रकार के हैं? अपने 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। अगर बात की जाए एक मोटे रूप में, पहला प्रकार हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा हम देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा कौन सा हो गया? साहित्यिक साक्ष्य। तीसरा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, ठीक है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों की बात की जाए, पुरातात्विक साक्ष्य में हम अभिलेख, अभिलेख क्या है? अभिलेख कठोर चट्टान पर उत्कीर्ण लेख। चट्टान पर उत्कीर्ण लेख, ये क्या है? अभिलेख। अब कठोर चट्टान पर उत्कीर्ण लेख मतलब आप अभिलेख को देख सकते हो, शिलालेख, किसी भी शिला जो अशोक के समकालीन हमें मिलती है, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, जो भी राजज्ञाएँ होती थी वो सब शिलाओं पर उत्कीर्ण कर दी जाती थी, और उनको साम्राज्य के जहाँ तक उनका शासन था वहाँ पर उनको लगा दी। हर किसी राजा, हम अगर प्रारंभ देखेंगे इसका, तो प्रारंभ हमको यहीं से मिलेगा, शिलालेख उत्कीर्ण का, सम्राट अशोक के टाइम से ही। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आप शिलालेख ले सकते हो, स्तंभ लेख ले सकते हो। स्तंभ मतलब कोई भी पिलर है। अगर हम इसका तो हो गया शिलालेख। शिलालेख मतलब ये कोई शिला है, ठीक है जी। अब ये शिला है, अब इन शिलाओं पर कुछ भी जो भी राजज्ञाएँ हैं उनको लिखा दी गई किसी भी शासक के द्वारा, और उनको अपने शासन, जहाँ तक उनका शासन है, जहाँ तक उनकी भौगोलिक सीमाएं लगती हैं, वहाँ पर उनको लगवा दिया गया। तब उससे हमें क्या प्राप्त होता है कि इस शासक, जो भी ये सम्राट हैं, जो भी ये शासक है, उनका शासन यहाँ तक रहा होगा। शिलालेख। शिलालेख के बाद में स्तंभ लेख की बात की जाए। स्तंभ लेख, ये कोई भी स्तंभ है। अब स्तंभ पर भी कोई भी राजज्ञा हैं, कुछ भी राजा से संबंधित जो भी बातें हैं उनको उत्कीर्ण करवा दी, वो स्तंभ लेख। मुद्रा अभिलेख, अगर हम मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा अभिलेख। इसी तरीके से हम देखें मूर्तियों पर भी लेख लिखे हुए हैं। हम देखें मृदभांड, जहाँ भांड पर लिखा है, उसी तरीके से ताम्रपत्र अभिलेख, तांबे की जो भी पतली पन्नी होती है उस पर लिखे हुए हैं, जैसे पूना ताम्रपत्र अभिलेख प्रभावती गुप्ता का। इस तरीके से हम अगर बात करें ताम्रपत्र अभिलेख की, भित्ति चित्र, शैल चित्र,
ये सभी किस में आएंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों में। हम बात करें अगर साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, अगर साहित्य साक्ष्य के बारे में हम बात करेंगे, अगर हम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य की बात की जाए तो धार्मिक और धर्मेतर, कौन सा? धार्मिक साहित्य, ठीक है जी। और दूसरा धर्मेतर। धार्मिक साक्ष्यों की बात की जाए तो पहला आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा देखो जैन साहित्य, तीसरा देखो तो बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की बात की जाए तो वैदिक साहित्य, ठीक है जी। वैदिक साहित्य में भी फिर बात की जाए, वैदिक साहित्य की बात की जाए तो इसमें हमें क्या मिलेंगे? वेद। वैदिक साहित्य में वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, और अगर चौथी बात की जाए तो हर किसी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ये क्या हो गए? ब्राह्मण ग्रंथ। तो वैदिक साहित्य के भी, और धर्मेतर की वैदिक साहित्य और वैदिकेतर। तो वैदिक यहां लिख देते हैं, वैदिकेतर। वैदिकेतर साहित्य, इसमें हमको वेदांग मिलेंगे। वेदांग हो गए, स्मृति हो गई, स्मृति ग्रंथ हो गए। वेदांग ये अलग है, ये है वेदांत। ये क्या है? वेदांत, उपनिषद। वेदांत वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहलाए। वेदांग अलग आएंगे, स्मृति है। तो इस तरीके से वैदिकेतर साहित्य। धर्मेतर की साहित्य की बात की जाए तो हम धर्मेतर साहित्य में हम विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कल्लण की राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो इनको हम धर्मेतर साहित्य में ले सकते हैं। धर्मेतर में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है जी। फिर हम ले सकते हैं धर्मेतर में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद में कल्लण की राजतरंगिणी, तो इस तरीके से और भी है। जब हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, तब हम और भी अच्छी डिटेल में जानकारी, क्योंकि कल्लण की राजतरंगिणी मौर्यकाल संबंधित काफ़ी जानकारी देती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मौर्यकालीन संबंधी काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। तो ये तो हुआ हमारा साहित्यिक साक्ष्य। और फिर आता हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में बात कर ली जाए, विदेशी विवरण में
विदेशी विवरण में अगर बात कर ली जाए तो फाइयान, मेगास्थनीज, पहले तो मेगास्थनीज, फाइयान, मेगास्थनीज की इंडिका, फाइयान की फोकाओ की। फाइयान तो भारत को क्या बताता है, भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है, 5 इंडीज, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य देश, 5 इंडीज। ये फाइयान कहता है, किसके संदर्भ में कहता है, भारत के संदर्भ में कहता है। और हम आगे इतिहास को बढ़ाते हैं। अब हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग? 3 भाग। ये देखिए 3 भाग। पहला तो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आ जाएगा ऐतिहासिक काल। ये हमारे 3 डिवाइडेशन हो गए। इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जब बच्चा, हम एक बच्चे का उदाहरण लेकर रख के देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, वो लगभग 2 या 3 साल की उम्र का होता है, 3 साल या 4 साल तक, तो बच्चा पढ़ना लिखना जानता है क्या? पढ़ना नहीं जानता, तो लिखना भी नहीं जानता। ना तो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है। अब वो चलो शरारत करने लग गया, उसको अभिभावक विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जा कर के जाते पढ़ना सीख जाता है क्या? वो नहीं सीखता। तो पढ़ना यहाँ पर भी क्या कर रहा है, वो अभी तक नहीं सीखा वो जाते। लेकिन वो क्या करता है, शुरुआत में लिखना सीख जाता है। भाई बालक है, गया, शुरुआत में वो लिखेगा, कैसे मास्टर जी ने लिखाया, कै लिख, तो वो कै को भी इस तरीके से लिख देगा, यों कर देगा, यों बढ़ा देगा, मात्रा इधर उधर लग जाएगी। तो पढ़ तो वो नहीं सकता, लेकिन वो लिख सकता है। अब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, यहाँ तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड तक ही था, तो वो ज़्यादा समझ नहीं पाया। लेकिन वो थोड़ा बड़ा हुआ, वो आ गया 6-7 स्टैंडर्ड तक, तो वो क्या कर, यहाँ पे क्या करेगा, वो आराम से जो बुक है, जो पुस्तक है, उसको पढ़ भी लेगा। और अगर गुरुजी हैं, वो अगर उनको सर हैं, अगर उसको कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए देंगे, तो उसे भी वो लिख लेंगे। ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य, ही उपलब्ध हैं। ठीक है जी। प्राग ऐतिहासिक काल में जब हमारे पास कुछ लिखावट ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे क्या?
और वहाँ पर हमें क्या उपलब्ध है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्यों में मतलब पाषाणों की बात कर ली जाए, पाषाण उपकरण, अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम, पाषाण उपकरण, ठीक है, मृदभांड, ठीक है, इस तरीके से अगर देखे जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन वर्तमान में उनको पढ़ा नहीं गया है, वर्तमान में उनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसके उदाहरण देख लो आप, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हालांकि वैदिक सभ्यता के साक्ष्य पढ़ लिए गए पर वो टाइम पीरियड है, इसके कारण इसको आद्य ऐतिहासिक काल में हम रख सकते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उनको वर्तमान में पढ़ भी लिया गया है। ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ भी लिया गया है, पढ़ भी लिया गया है। ठीक है जी, इतनी बात हुई। अब एक क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी की एग्जाम में, आद्य और प्राग दोनों का अर्थ पूछा था। तो आद्य का अर्थ तो होता है प्राचीन, प्राचीन, और ये होता है प्राचीनतम। क्या साहब, ये तो हो गया प्राचीन और ये प्राचीनतम, आद्य से पूर्व। तो हम कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के लिए ज्ञात इतिहास से पूर्व, ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास प्राग ऐतिहासिक, ज्ञात इतिहास से पूर्व। एक लाइन लिख दें यहाँ, ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, यहां तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसके अलावा कुछ भी ना लिखित ना कोई से भी। यहाँ की बात की जाए आद्य ऐतिहासिक की, तो यहाँ तो पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, मतलब लिखित साक्ष्य भी हैं। दोनों साहित्य यहाँ भी मिलेंगे, दोनों साहित्य यहाँ भी मिलेंगे। दोनों चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ मिल रही है पुरातात्विक आद्य ऐतिहासिक काल में मिलेगा, तो पुरातात्विक यहाँ भी मिलेगा। एक लाइन अगर देखी जाए, यहाँ तो सिर्फ हमें पुरातात्विक अवशेषों पर ही संतोष करना पड़ेगा। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, जो लिखे हुए हैं वो तो उपलब्ध है ही, साथ ही साथ में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। यहाँ पर भी जो लिखित साक्ष्य हैं उनके साथ ही साथ में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, उनको पढ़ भी लिया गया। जो भी जहाँ से भी अभिलेख मिले हैं, जहाँ से भी शिलालेख मिले हैं, इस काल से संबंधित जो भी मिले हैं उनको सबको पढ़ लिया गया है। तो ये क्या हो गया, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और
प्रागैतिहासिक काल। अब हम बात की जाए प्रागैतिहासिक काल के बारे में, अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल को जो उद्घाटित करने का जिनको श्रेय दिया जाता है, आप देखते होंगे रोज के रोज न्यूज़ चैनल देखते होंगे, उसमें चलता है प्राइम टाइम, इसका 9 बजे, उसका 8 बजे, सबका अपना अपना प्राइम टाइम पे जो भी संबंधित न्यूज़ें चलती है। तो इसको जो उद्घाटित करने का श्रेय है, प्रागैतिहासिक काल को जो उद्घाटित करने का श्रेय है वो है प्राइम रोज को। उद्घाटित करने का श्रेय कौन को है? प्राइम रोज को। भाई प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राइम रोज को दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? इन्होंने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया। ठीक है जी।